हाय फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस जीएस 2 सामान्य अध्ययन 2 के टॉपिक नंबर 4 से शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र एवं संस्थाएं, इस टॉपिक से क्वेश्चन है। और हम आपको जैसा बता रहे हैं कि जीएस के सारे मेंस के क्वेश्चन हम कराएंगे यहाँ पे, और कैसे आंसर राइटिंग करना है ये भी बताएंगे, किस तरह से लिखना है, कैसे भूमिका लिखेंगे, क्या क्या मैटर डालना है, कैसे पॉइंट आउट करना है और निष्कर्ष कैसे लिखते हैं। तो आइए समझते हैं पहले कि भारतीय लोकतंत्र में शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसे 125 शब्दों में लिखना है। पहले हम भूमिका लिखेंगे। भूमिका देखिए कैसे लिखेंगे कि भारतीय संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को संविधान के अनुच्छेद 50, 122 और 212 में अंतर्निहित रूप में शामिल करता है तथा तीनों अंगों, तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों के मध्य संतुलन बनाए रखने में योगदान करता है। इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से नोटिस करना है दोस्तों, क्योंकि यहीं से मैं आपका अच्छे से भूमिका तैयार होगा। और देखिए, भूमिका जितना अच्छा होगा एग्जामिनर उतना ही नंबर अच्छा देता है, इसलिए इन तीनों पॉइंट को आप बहुत अच्छे से ऐड करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम कि तीनों अंगों को बताएंगे कैसे काम करता है। जैसे सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। विधायिका, इसका क्या काम है? न्याय का निर्माण करना। कार्यपालिका ये क्या करती है? कानून के अनुसार शासन करती है। और न्यायपालिका क्या करती है कि कानून के अनुसार विवादों का समाधान करती है। इसे बहुत अच्छे से फिर से समझ लीजिए कि विधायिका का काम क्या है? कानून का निर्माण करना। न्यायपालिका का काम है कानून के अनुसार विवादों का समाधान करना। और कार्यपालिका क्या करती है? कानून के अनुसार शासन चलाती है। अब हम देखते हैं कि शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा का महत्व क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अनुच्छेद 50 में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि विधायिका व कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अर्थात क्या है? अर्थात न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। इस पॉइंट को आप लिखेंगे तभी एग्जामिनर आपको नंबर दे रहा है। जितनी ही सटीक आप लैंग्वेज में लिखेंगे, अपने भाषा में लिखेंगे, उतना ही आंसर आपका बेस्ट होता जाएगा और तभी आपका मेंस क्लियर होगा। नहीं तो देखिए दोस्तों, कई बार लोग प्री निकालते रहते हैं और मेंस में जाके फंस जाते हैं। फिर अगली कॉपी में देखिए कैसे आता है। पहले हमने देख लिया, इस पर देखते हैं हम जवाबदेही। जवाबदेही क्या होती है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होती है? जवाबदेही होती है। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। फिर तीसरा देखेंगे, शक्ति संकेंद्रण का होना, मतलब कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत शक्ति किसी एक हाथ में केंद्रित नहीं है। किसमें है? मंत्रिपरिषद क्या करती है? लोकसभा के प्रति जवाबदेही है। इसलिए सब कहीं ना कहीं किसी न किसी कड़ी के थ्रू किसी न किसी को जवाबदेही के लिए जुड़े रहते हैं। इसलिए किसी के पास भी शक्ति केंद्रित नहीं है, क्योंकि अगर शक्ति केंद्रित होगी तो क्या होगी? तानाशाही आ जाएगी। फिर हम देखते हैं पारदर्शिता को। पारदर्शिता क्या है? तो यह सिद्धांत सरकार को अपने नागरिकों के प्रति क्या बनाती है? उत्तरदायी और जवाबदेही बनाती है। फिर देखते हैं न्यायिक पुनरीक्षण को। न्यायिक पुनरीक्षण मतलब क्या होता है कि यदि संसद किसी कार्य को करती है तो संसद के पास अगर इतनी शक्ति है कि कोई भी कानून बनाए तो कानून सही भी हो सकता है, कानून गलत भी हो सकता है। क्योंकि यदि सरकार किसी और की है तो उसके लिए तो कानून सही है, लेकिन विपक्षी दल के तहत कानून गलत है। तो अब इसको संसद के कानून को भी पुनरीक्षित करने के लिए क्या है? न्यायपालिका है। ये शक्ति न्यायपालिका को दी गई है ताकि संसद क्या हो? संसद तानाशाह न बन सके। क्योंकि यदि बहुमत की सरकार हो तो फिर वो तो जैसा चाहेगी वैसा कानून बना देगी, जो एक लोकतंत्र के लिए क्या है? सबसे बड़ा घातक है। अब आगे देखते हैं पॉइंट में, तानाशाही प्रवृत्तियों की दमन। जैसे 1950 में आपातकाल के समय क्या होता है? न्यायपालिका द्वारा अवैध ठहरा दिया गया। मतलब अगर कोई भी सरकार देश में चलाई जाती है और वो चाहती है कि मैं तानाशाही करके अपना ही सरकार चला लूँ, जैसे चीन की सरकार, रूस की सरकार, ऐसे अगर आप चाहेंगे करना भारत में तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत लागू हैं और इसमें क्या होगा? आपके जो भी फैसले हैं उस पर न्यायपालिका रोक लगा सकती है। इसका उदाहरण क्या है? 1975 में जो आपातकाल लगी थी उसे न्यायपालिका ने क्या किया था? अवैध ठहरा दिया था। आगे देखते हैं कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को सुनिश्चित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले कारक तो यह है दोस्तों कि अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक होना। मतलब कार्यपालिका जो कार्य करेगी उसका पुनरीक्षण न्यायपालिका करेगी, लेकिन कार्यपालिका क्या है? अलग है, न्यायपालिका क्या है? अलग है। दोनों में तालमेल नहीं है, तभी तो अच्छे से लोकतंत्र चल पाएगा। यदि ये मिली-जुली करके सरकार बना के न्यायपालिका में कोई छेड़छाड़ करते हैं तो आम जनता के लिए तो दिक्कत होगी, तो फिर लोकतंत्र रहा कहाँ?
इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए इन दोनों को अलग अलग किया गया है। अब दूसरी पॉइंट कैसे होता है, इसके कारक क्या हैं, तो अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 211 ये क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायिक आचरण को संसद में चर्चा नहीं किया जाएगा। मतलब अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जज कोई फैसला देते हैं तो उस पर संसद में बहस नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में क्या है, न्यायपालिका सबसे ऊपर है। यदि न्यायपालिका भी किसी कार्य को करती है तो उसमें बाधाएं तो आएगी, लेकिन अगर उसकी बातों को यदि यहाँ तोड़ मरोड़ किया जाएगा तो फिर न्यायपालिका स्वतंत्र कहाँ है, फिर तो उस पर उंगली उठने लगेगी। इसलिए ऐसे नियम को क्या करते हैं, शक्ति पृथक्करण को सुनिश्चित करने के लिए रखा गया है संविधान के अनुच्छेद किसमें, 121 और 211 में। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 212 अनुच्छेद 122 और अनुच्छेद 212। इसमें क्या कहा गया है, संसद व विधायिका के कार्यवाही को न्यायपालिका में चर्चा नहीं की जाएगी। मतलब जो कार्यपालिका कार्य करेगी उस पर कोई भी बहस न्यायपालिका में नहीं होगी कि क्यों सांसद ने ऐसा काम किया, चलिए हम कोर्ट में चलते हैं। यदि आपके यहाँ कोई विवाद होता है या संसद सड़क नहीं बनाती है, कोई काम नहीं करती, तो आप न्याय में चले जाएंगे, न्यायपालिका के पास नहीं जा सकते कि नहीं संसद हमको काम नहीं कर रही है, ऐसा आप नहीं करेंगे। इसलिए संसद के कार्य क्या है, अपने स्तर से है, न्यायपालिका क्या है, अपने स्तर से है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के कार्यों में संसद में बहस नहीं होगी और संसद के कार्यों को न्यायपालिका में बहस नहीं होगी। अब निष्कर्ष देखिए, जितना निष्कर्ष अच्छा होगा उतना ही आपको अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में निष्कर्ष और भूमिका हम शुरू में ही बताए हैं कि आपको भूमिका आपका बहुत बेस्ट होना चाहिए। निष्कर्ष में क्या है कि निष्कर्षतः यदि यह सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र की अवधारणा जो नागरिकों के अधिकार की रक्षा करते हुए सरकार को कुशल प्रशासन बनाता है। यह सिद्धांत क्या है, तो भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और एक कुशल सरकार की स्थापना करता है। चलिए दोस्तों, ठीक है, थैंक यू। अगला टॉपिक पे फिर से हम एक और क्वेश्चन लेके आएंगे। हम आपको इस तरह से पूरे GS 2 के सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक के तहत कवर कर देंगे। थैंक यू। आप मेरे चैनल को देखते रहिए।